अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर इमरान और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस सिस्टम कीप्स इंडिया पुअर, इंडिया वर्सेस WTO। ये आई थिंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर एक क्रिटिसिज्म भी है वीडियो के, उनकी वजह से जो इंडियन जैसे कंट्रीज़ के फार्मर हैं वो डेवलप नहीं हो रहे ये बाकी कंट्रियों के। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद इस पर रिएक्शन। भारत का सबसे बड़ा एनिमी कौन? एनिमी यानी कोई ऐसा जो भारत की तरक्की नहीं देख सकता, जो भारत के लोगों का भला नहीं चाहता और खुद का एजेंडा चलाता। आज बात किसी एक देश की नहीं, एक सिस्टम की हो रही है जिसकी वजह से भारत की तरह कई डेवलपिंग देश सफर कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पैसे वाले देशों को और पैसे कमाने में हेल्प करता है, लेकिन डेवलपिंग देशों की पॉलिसीज में छेड़छाड़ करता है। इस सिस्टम का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ दिनों पहले भारत के लीडर्स ने ऐसा बयान दिया कि भारत WTO के सामने नहीं झुकेगा। ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं, एक कड़वी सच्चाई। इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आप शॉक हो जाएंगे और कहेंगे अबे साले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में कुछ सेंस है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए पहले एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये WTO है क्या और करता क्या। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबको रियलाइज हो गया कि हमें कंपटीशन की नहीं, कोऑपरेशन की जरूरत है। इसी नोबल आइडिया से कई ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF इसी आइडिया के बेसिस पर बने। कोऑपरेशन का मतलब व्यापार, ट्रेड। और अगर पूरी दुनिया में ट्रेड करनी है तो कुछ कायदे कानून होने चाहिए, उनकी रखवाली करने वाला भी कोई चाहिए, कोई ऐसा जो अनबायस्ड हो, निष्पक्ष हो। अगर किन्हीं देशों में ट्रेड रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने वाला कोई हो। इसी आइडिया से WTO की शुरुआत हुई। बेसिकली आज की घड़ी में WTO का ऑब्जेक्टिव है कि उनके मेंबर कंट्रीज के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, उन्हें इंटरनेशनली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिले और ओवरऑल एक फेयर माहौल बना रहे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं ना, ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। मामला कुछ ऐसा ही है। WTO के मेंबर देशों ने अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिनमें से एक अग्रीमेंट है AOA, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसी अग्रीमेंट के बेसिस पर WTO में बार बार भारत के अगेंस्ट केस होता है। क्यों? क्योंकि भारत अपने किसानों की मदद करता है। WTO कहता है कि आप किसानों को सब्सिडी देना बंद करो, क्योंकि आप सब्सिडी देते हो, फिर कम दाम में अनाज उगाते हो और उसकी वजह से दुनिया के प्राइसेस कम रखते हो। इसी लॉजिक से ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने WTO में भारत के अगेंस्ट कंप्लेंट की। कहा कि भारत फार्मर्स को सब्सिडी देता है और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट करवाता है, तो भारत ये सब्सिडी देना बंद करे। ये सेम इंसिडेंस एक बार नहीं बार बार होता है। आपको तो पता ही है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में व्हीट की कमी है। आज भारत दुनिया की मदद करना चाहता है, कम प्राइस में हमारा धान देकर दुनिया में जो लोग भूखे हैं उनका पेट भरना चाहता है। लेकिन WTO इस बात पर अग्री नहीं करता। प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करते हुए हमारे लीडर्स ने ये बात उनके सामने रखी, क्योंकि अगर भारत को WTO अलाउ करता है तो दूसरे देश जो इस वॉर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनका प्रॉफिट कम होगा। बड़ा ही अजीब सा फंडा है। लगता है कि कलयुग इसे ही कहते हैं। मुसीबत के समय हम दुनिया की मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन मदद करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही। आप सोचते होंगे ठीक है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स है तो सभी के लिए सेम होंगे और सभी को अप्लाई होंगे, बट ये लॉजिक भी WTO नहीं मानता। अमेरिका भारत के मुकाबले 150 गुना ज्यादा सब्सिडीज अपने फार्मर्स को देता है, लेकिन उनके सारे सब्सिडीज माफ होते हैं। उन्हें ट्रेड करने के लिए एक फ्री हैंड मिलता है। यूरोप भी अपने किसानों को भारत से 20 गुना ज्यादा मदद करता है, लेकिन यूरोप की सब्सिडी से WTO को प्रॉब्लम नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेसिकली WTO ने 1986 में एक बेस प्राइस सेट कर दी, उस जमाने की प्राइस। WTO कहता है कि अगर आप आपके फार्मर्स से उस समय की प्राइसेस से ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो तो गलत कर रहे हो और हम आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। भाई साहब, गेहूं, दाल, चावल सब के प्राइसेस 400 गुना बढ़े हैं मार्केट में, और WTO आज भी 1986 में जी रहा है। इसी खेल में श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना जैसे देश भी सफर कर रहे हैं। क्या ये सब डेवलपिंग देशों के अगेंस्ट एक साजिश नहीं? ओके, अगर भारत ये जानता है कि किसानों को हेल्प करने से, उन्हें सब्सिडी देने से WTO नाराज होगा, तो भारत किसानों की मदद करता ही क्यों है? बात है 1960s की, जब भारत के लोगों के पास खाना नहीं हुआ करता था। तब न्यूजीलैंड से दूध और अमेरिका से आने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड पर भारत की पॉपुलेशन जी रही थी। जरूरत थी एग्रीकल्चर में बदलाव की, इंसेंटिव्स की, जिनसे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। इसको हमने ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से स्कूल में पढ़ा था। इसी दौरान 1965 में जन्म हुआ MSP का, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कुछ स्पेसिफिक प्रोड्यूस पर MSP डिक्लेयर करती है। अगर बम्पर हार्वेस्ट होता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ऐसे समय सरकार कहती है कि हम आपसे मिनिमम इस प्राइस पर धान लेंगे।
एमएसपी कोई गारंटी नहीं है कि सारा धान सरकार लेगी। आज भारत को इतने ज्यादा धान की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत एक फूड सरप्लस देश बन चुका है। गेहूं, चावल जैसे अनाज हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना कि रखने के लिए जगह नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउन्स में जून 2022 में 331 लाख मेट्रिक टन का राइस और 311 लाख मेट्रिक टन का व्हीट पड़ा हुआ है। और ये जानते हुए भी सरकार किसानों से और धान खरीदती, उन्हें सपोर्ट करती। और ये पैसा आता कहाँ से? आप और मैं जो टैक्स पे करते हैं वहीं से। ये सारा खाना आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते दुनिया की मदद कर सकता है, लेकिन ये खाना सरकार ने एमएसपी पर खरीदा है। WTO के रूल्स के अंडर हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर एमएसपी ना दिया तो किसानों को प्रॉब्लम, और अगर एमएसपी दिया तो WTO को प्रॉब्लम। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर, जहां भारत किसानों से एक्वायर किया हुआ धान इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर पूरी दुनिया की व्हीट की जरूरतें पूरा करना चाहता है। इसके लिए परमिशन मांग रहा है और वो 1986 का जो बेस प्राइस है उसे अपडेट करना चाहता है। और दूसरा कि वैक्सीन जैसे इंपॉर्टेंट चीज के पेटेंट्स हम खुले करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीन के पेटेंट्स ओपन ना हो तो प्रोडक्शन स्लो होगा और सीरम इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रेशर आएगा। पेंडेमिक खत्म होने में टाइम लगेगा। ये दोनों बातें इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि समझ में ही नहीं आता कि इनके अगेंस्ट कोई क्यों होगा, अनलेस दे हैव एन एजेंडा। लेकिन कई डेवलप देश अपने पावर का इस्तेमाल करके अनबायस्ड WTO के थ्रू डेवलपिंग देशों पर अपना कंट्रोल जमाते हैं। मुझे लगता है कि WTO को अपने ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। उनके असली ऑब्जेक्टिव्स लोगों के सामने लाने चाहिए, क्योंकि इट सीम्स लाइक उनका असली ऑब्जेक्टिव सब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना नहीं, सिर्फ वेस्ट के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना है। आज WTO सिर्फ भारत का नहीं, सारे डेवलपिंग कंट्रीज का। जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और ये WTO की जो एक पूरी अपोजिट पिक्चर दी है इन्होंने, मैंने पहली बार सुनी है। सच्ची इससे पहले कभी नहीं सुना था कि WTO ऐसे भी करता है, क्योंकि जितना हमने अपने कोर्स और स्टडी में भी पढ़ा है और जितना बिजनेस की बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हो और जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तरक्की करें। लेकिन वो किसी ने सही कहा है ना कि ये WTO हो, IMF हो या जो ऐसे तरह के बाकी सारे इदारे हैं, वो इन अमीर कंट्रीज़ ने ना बस अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए हुए हैं। तो इन भाई साहब की बातों से सुनकर तो बिल्कुल यही लग रहा था कि बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अगर आप अपने कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के फार्मर्स को सब्सिडी लाओ है, और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बेचारे इन गरीब फार्मर्स को कुछ दे दे तो उनकी सब्सिडी लाओ नहीं है। ये कोई बात वैसे समझने में नहीं आती। और दूसरा, एक अगर पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है, अगर रशिया यूक्रेन की वार की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ रहा है, ग्लोबल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर उसमें इंडिया अगर वो अब तो मेरे ख्याल में उन्होंने बैन की हुई है, अगर वो तब करना भी चाह रहे हैं या इसके बाद भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी उनको जनाब वो परमिशन चाहिए होगी और फिर ही वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि WTO को आप देखें ना कि कुछ कोई एक माह पहले भी ये न्यूज़ चली थी हाँ जी कि इंडिया जो है ना वो पूरी दुनिया को जो है ना वो खुराक देना चाहता है, लेकिन अगर हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी परमिशन देता है। ऐसे ही है। वो जिस वक्त हम जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि हम जो है ना WTO ऐसे ही है ना, उसको हम WHO पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ कंपेयर कर रहे थे कि इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये कैसे कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना उन्होंने परमिशन इंडिया ने बिल्कुल मांगी है, तो ये बिल्कुल जो है ना वो उसके अगेंस्ट जो है ना ये चीज़ें वो सामने लेके आए हैं कि वो क्यों नहीं परमिशन देते, उसका जो है ना वो क्यों हर चीज़ के ऊपर बस उनका अपना प्रॉफिट मारा जाता है। हाँ जी, असल चीज़ ये है कि उनका अपना प्रॉफिट मारा जाता है। वही ना, दुकान मार्केट के अंदर कोई गरीब दुकानदार ना कमा ले कोई चीज़ आके अमीर ही सारा लेके जाए। तो यही वजह है कि उनके, हालांकि हमारे बेचारे जो फार्मर्स हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा उनके पास इतना कैपिटल भी नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज और उनके पास है। वो 1 एकड़ से हमारी जितनी पैदावार है ना उससे कई ज्यादा लेते हैं। इसलिए उनकी जो प्रोडक्शन है ना पर एकड़ वो कई ज्यादा। उसकी वजह ये है कि उनके पास अच्छी खादें हैं, अच्छी अद्वियात हैं, उसके बाद फिर वो उनके पास कैपिटल इक्विपमेंट सारी अपनी है। हम जैसे देशों को उधर से इंपोर्ट करनी पड़ती है जितनी भी मशीनरी है, उनके पास हर चीज अपनी है। फिर उनको ये बड़ा फायदा है कि वो उनके पास ये नहीं है वो ताया मामा और आगे बच्चों तक बांटने वाली जमीनें, वो जमीनें बड़े लेवल पर ही गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं और वो बड़े लेवल पर करते हैं प्रोडक्शन, जिससे उनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है।
हम जैसे बेचारे किसान इन सारी मुश्किलात से निकल के मौसम वगैरह को भी झील के, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही करती है अगर सपोर्ट करे तो निकल के, अगर कुछ बेचारे प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर भी अब WTO ये करेगी तो फिर ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्री को मुश्किल तो होगी भाई। उन्होंने इसलिए एक उनका ना एक ज़हन बना हुआ है कि ये इस तरह जो हमारे तरह के ये कंट्री है ना इंडिया या जो बाकी, हम तो खैर उस लेवल पे भी नहीं गए कि हम उधर पता नहीं रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं WTO में, तो WTO में रजिस्टर्ड है हम जी। अच्छा, हाँ जी भाई, कह रहे थे ना पाकिस्तान को भी मसला होता है इससे, श्रीलंका का भी तो होता है। उसमें जो है ना मसला ये आ जाता है कि इधर उनको थोड़ा सा जोर चल जाता है, उधर गोरे हैं वो थोड़ा सा और तरीके से उनको जो है ना वो समझदार है, वो हर चीज़ को जो है ना वो नज़दीक इनको नहीं आने देते, तो ज़ाहिर बात इस साइड पे जो है ना वो फिर निकल आते हैं और अपना असर शौक जो है ना, लेकिन फिर भी जो है ना ये एक अच्छा स्टेप है। अगर ज़ाहिर बात आवाज़ उठाने से इस तरह की चीज़ें जो है ना उनका जो है ना वो सलूशन निकलता है, तो उसके ऊपर अगर इन्होंने आवाज़ उठाई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ दिन पहले तो ये परमिशन मांग रहे थे कि अगर वो परमिशन देते हैं तो बात जब परमिशन पे आ जाएगी तो फिर थोड़ा बहुत उनकी माननी भी पड़ेगी। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप दुनिया भर में आपने गंदम भेजें या ऐसा वगैरह, लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है ना, किसान बेचारे बहुत ज़िल्लत का सामना करते हैं। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है इधर पाकिस्तान में तो काफ़ी किसान मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखा जाए तो पीछे खाद भी ख़त्म हो गई थी और ये खाद जो पाकिस्तान में थे वो अफ़गानिस्तान भेज रहे थे इनको देने की बजाय, तो ऐसे के काम नहीं चलता। अब फ्यूचर में देखा जाए तो हमें गंदम भी कहीं से नहीं मिल रही, ना तो रशिया से ना कहीं से, गंदम भी इधर ख़त्म हो जाएगी। रोटी भी आई थिंक 26 रुपये पर चली गई है। अफगानिस्तान स्मगलिंग वाला जो सिस्टम है ना, इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत मतलब प्रॉफिट इन्होंने कमाना होता है ना, तो वो अफगानिस्तान के ज़रिए जो है ना वो वहाँ पे रखवा देते हैं, तो फिर दूसरी साइड से जो है ना इम्पोर्ट करके अपना जो है ना प्रॉफिट मार ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोक टोक नहीं है कोई, तो बाढ़ को हमने लगाई है यार। बाढ़ का क्या बाढ़ को क्या समझते हैं बाढ़ भी तो इन्होंने लगाई है ना। इंडिया के अंदर भी किसानों ने काफी एहतजाज किया था पीछे, एक हाँ, साल तक वो एहतजाज करते रहे हैं बड़ा वो उन्होंने भी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में मामला तय हो गया उन्होंने। हाँ, उनके वो कानून चेंज किए थे किसानों के जो है ना, वो बाद में फिर वो उनकी सेटिंग शूटिंग हो गई है। खैर इंडिया का एक्सपोर्टर तो बहुत बड़ा है, वीट का भी और वेजिटेबल का भी। बिल्कुल है। आप जैसे ही आप इसकी मैं बताता हूँ आपके सामने ही, अभी जो है ना जिस तरह इन्होंने पाबंदी लगाई है कि हम जो है ना वो वीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो साथ ही जो है ना वो दूसरे कंट्रीज यहाँ तक कि जर्मनी IMF तक जो है ना उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह ना करें। तो इसका मतलब है कि इंडिया का थोड़ा बहुत असर ज़ौक़ तो है इस मामले में वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मसला ये कि बेस प्राइस जो है ना वो 1986 वाली है, उस प्राइस को अपडेट करने की जरूरत है। ये है कि ताकि वो जो प्राइस है ना वो ठीक हो सके, इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्रॉफिट अच्छा मिल सके, बजाय जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसानों को उसकी बजाय कह लो कि वो इंटरनेशनली ठीक जाए। बस इसके ऊपर बस सारे जो है ना वो मिल मिला के ही होता है, लेकिन वो कुछ दूसरी साइड पे होते हैं हमारे, जिस तरह इधर कल्चर है हमारा कि कुछ उस साइड पे हो जाते हैं कुछ उस साइड पे हो जाते हैं। खैर वो अभी की बातें हैं, ये एक वक्त आएगा जैसे हमने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर कंट्रीज जो है वो भी ऊपर आएंगे ही, कोई नहीं ये अभी 10-15 साल, यहाँ तो 3 साल 2 साल में क्या से क्या हो गई है दुनिया कोरोना के बाद जो है ना, तो एक वक्त आएगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना इनकी अहमियत जो दूसरे टेक्नोलॉजी वाले और मशीनरी वाले और असले वालों से ज़्यादा होगी, तो तब फिर मेरा ख्याल है कि हमारे कंट्रीज़ का हाथ ऊपर होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के। लेकिन चलें देखते हैं क्या बनता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह।